सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई इलाके हिल गए, धरती कांप गई। ऐसा भूकंप आया कि लोगों की नींद समय से पहले ही खुल गई और दिल्ली के अलावा बिहार, उड़ीसा, सिक्किम तक की जनता दहशत में आ गई। नींद से जगे लोग जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलते नजर आए। खुली जगहों में आकर लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन दहशत ऐसी थी कि लोग कई देर तक घर के बाहर ही मौजूद रहे। अब दिल्ली एनसीआर में आज सुबह सुबह आए भूकंप की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। सुबह सुबह जनता ने जो झटके महसूस किए, उसी आधार पर एक्सपर्ट से करेंगे सवाल, क्योंकि पहले के भूकंप के मुकाबले आज जो हुआ वो बिल्कुल अलग था। आज लोगों ने तेज झटकों के अलावा गड़गड़ाहट और तेज आवाज भी सुनी। अमूमन भूकंप का एपिसेंटर पहाड़ों में रहता है, दूर दराज के इलाकों में रहता है या हिमालयन रेंज में होता है, लेकिन आज खास बात यह थी कि भूकंप का एपिसेंटर दिल्ली था। सिस्मिक जोन 4 में आती है दिल्ली। यहां भूकंप का खतरा कहीं ज्यादा है और लोगों ने जब आज के भूकंप की डिटेल्स टीवी पर, वेबसाइट पर या अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन के तौर पर देखी तो भूकंप की तीव्रता का उन्हें पता लगा तो लोग कहते नजर आए, आज दिल्ली बाल बाल बची। तीव्रता अगर बढ़ती तो दिल्ली एनसीआर के साथ अनर्थ हो सकता था। बड़ी खबर और बड़े सवाल आपके सामने होंगे, क्योंकि अमूमन भारत में भूकंप के झटके तो आते रहते हैं, लेकिन आज जो भूकंप आया है उस पर विश्लेषण हो रहा है और कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। अब कुछ सवाल आपके सामने, क्योंकि भूकंप के साथ तेज आवाज और गड़गड़ाहट क्यों आई? पहले भूकंप का एपिसेंटर पहाड़ होते थे, इस बार मैदान क्यों? एपिसेंटर दिल्ली और बिहार के सिवान होने की वजह क्या है? और भूकंप की तीव्रता कम थी लेकिन झटका इतना तेज क्यों? क्या यह भूकंप भविष्य की किसी अनहोनी का संकेत है? आपको बता दें, आपके और हमारे जहन में यही वो तमाम सवाल है जिसका जवाब आज हम एक्सपर्ट्स के जरिए जानने की भी कोशिश करेंगे। पहले भी भूकंप के झटके हमने कई बार महसूस किए हैं, लेकिन आज ये अलग कैसे था? और अब दिल्ली एनसीआर में कांपती और हिलती धरती क्या कोई संकेत दे रही है? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज दिल्ली में आए भूकंप का एपिसेंटर धौला कुआं के पास झील पार्क था, जो कि इंडिया गेट से ही करीब 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे सहयोगी भी वहां से हमें ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4 मापी गई है। अब सवाल यही है कि अगर यह भूकंप 6 की तीव्रता का होता तो क्या होता? एक्सपर्ट से इसको लेकर सवाल जरूर करूंगी। शुक्र यह है कि तीव्रता कम थी और दिल्ली का यह भूकंप 5 किलोमीटर की गहराई में मापा गया। इसका मतलब क्या है, यह भी जानेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सेस्मिक जोन 4 में आती है, जो उच्च जोखिम वाला इलाका है। तो आज धरती के थर्राने के बाद जिस तरीके से लोग दहशत में आए, लोग क्या कह रहे हैं वो भी जरूर सुनिएगा। हालांकि भूकंप के बाद जनता के पास डर, खौफ के किस्से थे। अब एक रील आपके सामने रखने वाले हैं और उसी रील के माध्यम से जनता की बात जरा सुनिए। पंखा हिल रहा था, बेड भी ऐसे ऐसे हिल रहा था, बहुत ज्यादा। हम डर गए, उठ गए। मैं बच्चों को उठा दिया मैंने। बहुत ही तेज था आज तो, बहुत ही तेज था, सच बहुत ही तेज। मतलब फैन हिला, घर में हिला। हाँ, हम तो बेड भी हिल रहा था साथ साथ में। बेड भी हिल रहा। हाँ, बहुत ही तेज था। मैं उठ रही थी, मैंने ड्यूटी के लिए चले और एकदम ही मैं फिर वही के वही रुक गई। बच्चे भी ऐसे घबरा गए। सुबह सुबह बहुत ज्यादा घबराहट हो गई थी। सुबह मैं सेविंग कर रहा था उस टाइम पे। हाँ, बहुत ज़्यादा, यानी इतना भूकंप आया, यानी मेरे शीशा भी हिल रहा था सामने। ज़्यादा ही तेज था, पंखा भी हिल रहा था, नीचे हिल रहे, हम तो बाहर निकल गए थे हम लोग। चलिए, तो धरती के थर्राने के बाद लोग कैसे खौफ में आ गए, क्या उन्होंने महसूस किया, ये तो आपने सुन लिया। लेकिन अब आपको बता दूं, दिल्ली के धौला कुआं का मैं रुख करूंगी, क्योंकि वहां जो एपिसेंटर था वहीं से अभिजीत ठाकुर भी इस वक्त लोगों के साथ, हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और साथ ही नोएडा का भी रुख करेंगे, जहां पर तेज झटके महसूस किए गए। रजनीश रंजन हमारे सहयोगी एक सोसाइटी के लोगों के साथ इस वक्त मौजूद हैं। बिहार में भी सुबह 8 बजे का वक्त था जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। एपिसेंटर सिवान था। पटना से मेरे सहयोगी रुपेश कुमार भी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दूं, एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल भी हमारे साथ है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन से ही इस वक्त पूर्व वैज्ञानिक सुशील कुमार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद शर्मा वैज्ञानिक स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और एनवायरमेंटलिस्ट दिवान सिंह भी स्टूडियो में मेरे साथ हैं। भूवैज्ञानिक हर्ष गुप्ता भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं और डॉक्टर DM मुखर्जी जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनके साथ भी हम इसको लेकर करेंगे सवाल। लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगी अभिजीत का ही रुख
रुख करना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली में आए भूकंप के झटकों की तीव्रता जिस तरीके से 4 मापी गई है, लेकिन जो गड़गड़ाहट महसूस हुई है वो कई बड़े सवाल भी खड़े कर रही है। एक तस्वीर आपको अब मैं दिखा देती हूं। दिल्ली में भूकंप की तीव्रता का मैंने जिक्र किया, भूकंप की तीव्रता को दिखाती ये वही तस्वीर है, क्योंकि भूकंप इतना तेज था कि दिल्ली के झील पार्क इलाके में एक पेड़ ही धाराशाही हो गया है। ये पेड़ जड़ से उखड़ गया और इस तस्वीर से यह पता लगता है कि दिल्ली में भूकंप की तीव्रता कितनी थी। अब आप और हम जब उठे तो हमको यह पता लगा कि तीव्रता 4 थी। डर और खौफ इसलिए क्योंकि गड़गड़ाहट तक सुनाई दी, और दिल्ली में भूकंप की तीव्रता को दिखाती ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने रख रही हूं, क्योंकि ये झील पार्क इलाके की उसी तस्वीर के साथ मेरे सहयोगी अभिजीत हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी दिखाएं, लोगों से बात भी करें, क्योंकि ये दिल्ली की तीव्रता की 4 भले ही है, लेकिन लोगों के बीच दहशत बहुत है, और जिस तरीके से धरती कांपी है उसको लेकर लोगों के मन में सवाल भी। जी बिल्कुल, इस वक्त हम धौला कुआं के पास मौजूद है। झील पार्क इसका एपी सेंटर बताया जाता है, वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन उससे सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो घनी आबादी वाला रिहायशी इलाका है श्री राम जे कैंप धौला कुआं के पास, वहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। हर वक्त यहां पर आपको लोग आते जाते दिखाई देंगे। यहाँ पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और मकानों की बात अगर हम करें यहाँ पर तो काफी नजदीक है सभी मकान यहाँ पर बने हुए, घनी आबादी का क्षेत्र है और तमाम मकान यहाँ पर कच्चा कंस्ट्रक्शन है। ऐसे जगहों के लिए, ऐसे रिहायशी इलाकों के लिए खासकर डर का माहौल एक बन जाता है जब इस तरह का भूकंप, और वो भी जब एपी सेंटर यहां पर है तो जिस तरीके से झटके महसूस किए गए, सबसे ज्यादा समय तक भी और सबसे तेज यहीं पर सबसे पहले लोगों ने महसूस किए। जो लोग उस वक्त जगे हुए थे और साफ तौर पर अपने घरों से बाहर निकले, एक अफरा तफरी का माहौल यहां पर बन गया था। हम बात भी करेंगे लोगों से, आपसे बात करेंगे सबसे पहले, क्या कर रहे थे जब आप ये झटके लगे और कैसा एक्सपीरियंस? सर मैं सो रहा था बेड पे अपने, तो 5:37 पे ऐसा मेरे को महसूस हुआ किसी ने मेरा दरवाज़ा बजाया है। तो मैंने सोचा किसी ने मोटर चलवाने के लिए दरवाज़ा बजाया होगा। तो जब मैं उठा तो बाहर कोई नहीं था। तो एक बार और झटका सा ऐसे लगा, बेड हिला और पूरा मतलब ऐसा लगा किसी ने बजाया है दरवाज़ा। बहुत तेज भूकंप आया था सर, 5:37 पर। 5:37 पर ये एक्सपीरियंस था। और भी लोग हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का एक्सपीरियंस था जब भूकंप आज आया था। आप लोगों को पता चला था, तमाम लोग यहाँ पर थे, लोगों से ये बातचीत जारी रखिएगा। लोगों ने जिस तरीके से जोर का ये झटका महसूस किया है, सवाल सबसे पहले मैं आपसे कर रही हूं, जो कि वैज्ञानिक आनंद शर्मा स्टूडियो में मेरे साथ है। आनंद जी, तीव्रता कम तो झटका इतना जोरदार क्यों? जी बिल्कुल, इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो ये जो इसका एपिसेंटर था वो बिल्कुल 5 किलोमीटर धरती के नीचे था। अक्सर देखा है कि अर्थक्वेक जो आते हैं पूरे पृथ्वी पर, वो सतह से लेकर 800 किलोमीटर तक नीचे होते हैं, और जो पीछे भी हाल ही कुछ सालों में आए वो हिमालयस में, उनके भी 25 या 50 किलोमीटर रहता था एपिसेंटर धरती के नीचे। इस बार ये 5 किलोमीटर नीचे था, बिल्कुल शैलो अर्थक्वेक था, और दूसरा इसका एपिसेंटर भी दिल्ली में ही था। तो ये 2 कारण थे। और जब भी ये वाइब्रेशंस होती हैं अर्थक्वेक के चलते, और उनके चलते जो हाई फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन निकलती हैं, और वो उससे सेस्मिक वेव जो जनरेट करते हैं, फिर सरफेस पे जैसे ही वो आती हैं तो साउंड वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जैसे ही नेचुरली, क्योंकि ये शैलो है तो सारी एनर्जी वहीं कॉन्सेंट्रेटेड है, और थोड़े से समय में फटाफट वो सरफेस पे आ जाती है। जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होती है साउंड वेव में, तो आपको एक बूम या गड़गड़ाहट की कहते हैं जो है साउंड सुनाई देता है, जैसे कि कोई तेजी से रेलगाड़ी वहाँ से पास की होगी। तो इसका मुख्य कारण जो लोगों को इस बार जो ज़्यादा शोर सुनाई दिया, उसके 2 कारण जैसे मैंने बताया, एक तो शैलो था ये, और उसका एपिसेंटर भी दिल्ली में था। और चूंकि ये सिर्फ 4 रिक्टर पैमाने पे 4 थी इसकी तीव्रता, तो इससे इसका नुकसान नहीं होता ऐसे में। मगर मान लीजिए यदि सही कहा आपने, जैसे कि 5 होता या 6 होता, 5 इसके बारे में भी आगे आपसे जरूर चर्चा करूंगी। इन्वायरमेंटलिस्ट भी इस वक्त हमारे साथ हैं, और सवाल उस आधार पर भी आगे होगा कि ज्यादातर हम देखते हैं भूकंप के एपिसेंटर पहाड़ी इलाके होते हैं, या हम देखते हैं एपिसेंटर पहाड़ होते हैं। इस बार मैदान है। आज जो भूकंप अभी फिलहाल दिल्ली में आया है, लोगों ने क्या महसूस किया, इस बारे में अपने सहयोगियों से भी बात करूंगी। लेकिन दिल्ली के अलावा दूसरे इलाके भी हैं जहां पर भूकंप के झटके आज महसूस किए गए। एक डिटेल इंफॉर्मेशन उस आधार पर अब आपके सामने रख रही हूं, क्योंकि देश में धरती जिस तरीके से कांपी और लोगों में जिस तरीके से दहशत है, उसकी रिपोर्ट अभी तक दिल्ली की हमने आपके सामने रखी है। क्योंकि दिल्ली में 4 की तीव्रता का जो भूकंप का झटका महसूस किया गया, सुबह 5:36 का वो वक्त जब इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है धौला कुआं। अब आगे देखिए किस तरीके से 8 बजे का वक्त, जब धरती से 10 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का झटका महसूस हुआ बिहार में भी, और एपिसेंटर बताया जा रहा है सीवान। इसके अलावा आपको बता दें, खबर आई कि किस तरीके
से पुरी में भी सुबह 8:15 बजे का वक्त था जब उड़ीसा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और तीव्रता मापी गई 4। साथ ही इसके अलावा एक और मुख्य तौर पर जगह वो थी धरती से 10 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का झटका महसूस किया गया सुबह 8 बजे टाडोंग में भी, जिसकी तीव्रता सिक्किम में मापी गई है 4। तो देश में धरती जिस तरीके से कांपी है और सुबह 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, बड़े सवाल इस बीच लोगों के मन में जरूर है। लेकिन उससे पहले एक एक डिटेल अब आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि लोग हैरान हैं। हर्ष गुप्ता इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एक्सपर्ट, और मैं उनसे आपसे सवाल इस आधार पर करना चाहती हूं कि धरती के अंदर ये जो गड़गड़ाहट महसूस हुई है उसके बारे में एक्सपर्ट ने जवाब दिया कि इस बार ये अलग कैसे था और क्यों, लेकिन क्या वजह है इसकी इस बार आप देख रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि भूकंप जो था उसका वो सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर की डेप्थ पर आया है और दिल्ली के बिल्कुल बीच में आया है, जैसा कि पहले नहीं हुआ। करीब 3 वर्ष पहले 29 मई को भी 4.5 का भूकंप आया था, लेकिन वो थोड़ा दिल्ली से दूर था। और जो आपने कहा कि इसमें आवाज़ क्यों सुनाई पड़ी, उसका कारण ये है कि जो ट्रैक्स होते हैं भूकंप में रप्चर की वजह से, तो उसके जो हैं वो कभी कभी साउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम एक बात का और ख्याल रखेंगे कि भूकंप के 2 मापदंड होते हैं, एक तो उसका होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो है वो बताती है कि उस भूकंप का किसी जगह क्या असर हुआ है, और जबकि मैग्नीट्यूड बताता है कि उस भूकंप में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। तो जो हम 4 मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं वो रिक्टर स्केल पर उसका 4 मैग्नीट्यूड था, और इंटेंसिटी जैसे कि दिखाई पड़ रही है इसकी 6 या 7 इंटेंसिटी में मान के चलता हूँ। तो जब भूकंप बहुत शैलो हो और वहाँ पर आसपास काफ़ी स्ट्रक्चर्स हों तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और इसी वजह से जो दिल्ली में ये भूकंप आज सुबह आया वो बहुत ज़्यादा महसूस हुआ, क्योंकि लोगों के बहुत पास था। कई लोगों की दूरी भूकंप से सिर्फ 6 या 7 किलोमीटर रही होगी, तो उसकी डेप्थ सिर्फ 5 किलोमीटर थी। तो ये इसका मुख्य कारण जो इतना परेशानी हुई है दिल्ली के बीचों बीच में, उसका कारण इसका बहुत शैलो होना है और इसका नजदीक होना जहां पर की बहुत बस्ती वगैरह। यही सबसे बड़ा सवाल है सर, इसका नजदीक होने का मतलब क्या है? बहुत सरल शब्दों में आपने बता दिया कि एक मैग्नीट्यूड के आधार पर और एक इंटेंसिटी के आधार पर, और क्योंकि भूकंप का केंद्र धौला कुआं रहा है, एक्सपर्ट यही बता रहे हैं कि ये एक सेस्मिक जोन है जहां पर पहले भी भूकंप आए हैं, हालांकि तब ऐसे महसूस नहीं हुए। आज ही अलग किस आधार पर है, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल मेरे सहयोगी रजनीश का मैं रुख करूंगी जो कि इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद है, और दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से ये झटके महसूस हुए, लोग फिलहाल क्या कह रहे हैं, सुनाएं उनकी सीधी बात। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं क्रॉसिंग रिपब्लिक गाज़ियाबाद में हूं और मेरे साथ महिलाएं हैं जो सुबह में जब ये बहुत तेज़ भूकंप के झटके महसूस हुए थे तो एक तरह से पैनिक की स्थिति हो गई थी, और सबसे चिंता की बात यह है कि ये हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पर हैं और बहुत ऊंची इमारतों में लोग रहते हैं। सबसे पहले मैम आप बताइए, आप लोग हाई राइज पे रहते हैं, 17-18वें फ्लोर पर आप लोगों का रिहाइश होता है, अगर इस तरह के अर्थक्वेक आते हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, कितना ज़्यादा पैनिक होता है? बहुत पैनिक हो जाता है हमारे लिए, जो ऊपर रहते हैं उनके लिए तो ज़्यादा पैनिक है। मेरा तो 2nd फ्लोर है, लेकिन कोशिश करते हैं, लिफ्ट यूज नहीं कर सकते, हम स्टेयर से आते हैं। पैनिक तो बहुत होता है, आज तो बहुत तेज़ था, तो मतलब डर लग रहा था बहुत। अच्छा, यहाँ पे क्या इस तरह की कोई ट्रेनिंग आप लोगों को बताई जाती है, मॉक ड्रिल जैसा होता है क्या, इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे डील करना है उसके बारे में कोई जानकारी आपकी सोसाइटी की ओर से दी जाती है? एक्चुअली काफ़ी पहले बहुत बार ये तो आता रह गया, हम लोग तो ऑलमोस्ट इसी प्रोन में ही हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आता रहता है अर्थक्वेक। तो शुरुआत में इनिशियली 2014-15 के आसपास में मॉक ड्रिल वगैरह हुई थी, बट उसके बाद तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन हम लोग मतलब हमेशा जो आते रहते हैं रेगुलेशंस वगैरह व्हाट्सएप के थ्रू कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, मतलब आप लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते, आपको स्टेयर्स का यूज़ करना चाहिए। मतलब 9-10 साल पहले मॉक ड्रिल होती थी, लेकिन अब सिर्फ जानकारी दी जाती है। मैम आप बताइए, आप कह रही थी कि 18वें-19वें फ्लोर से नीचे आने में इतना समय हो जाता है कि आदमी पहुंच नहीं पाता। नहीं, एक्चुअली पहले भी जब अर्थक्वेक आया तो हम लोगों ने ये देखा है कि जब तक हम लोग 18 फ्लोर से 9-10 फ्लोर तक पहुंचते हैं तब तक तो सब कुछ फिर स्टेबल हो जाता है,
तो हमें ये बार बार आने से ये और ये बहुत नेचुरल भी है। यहाँ तक कि लोगों को आफ्टर शॉक्स की वजह से भी लोग ये कोशिश करते हैं कि कुछ देर के लिए वो बाहर ही रहें। इस बीच एक और बड़ी बात आपके सामने रखते हैं, क्योंकि धरती के अंदर चल रही गड़गड़ाहट को समझने के लिए ही एक और उदाहरण देना यहाँ पर बहुत जरूरी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 7 दिन में 9 भूकंप मापे गए हैं और ये डिटेल अब आपके सामने रख रही हूं। उत्तरकाशी में ही 7 दिन में 9 बार जो भूकंप आए हैं। और इस बीच दीवान सिंह सर, सवाल आपसे इस आधार पर करूंगी, उससे पहले ये इंफॉर्मेशन है क्योंकि 24 से 31 जनवरी तक भूकंप के 9 झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर 2.7 से 3.5 के बीच ये मापी गई है तीव्रता। ज्यादातर भूकंप सुबह के समय महसूस किए गए हैं और जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की परिधि में भूकंप को लेकर खबरें सामने आई हैं। बड़ी बात यह है कि 1991 के भूकंप में 750 लोगों की मौत भी हो गई थी। और ये बात मैं अब इसलिए एनवायरमेंटलिस्ट से भी इस आधार पर करना चाहती हूं सर, क्योंकि एक बड़ा सवाल है इस आधार पर। सुशील सर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुशील सर, एक सवाल इस आधार पर आपसे कर रही हूं क्योंकि भूकंप के एपिसेंटर पहले पहाड़ होते थे, इस बार हम देख रहे हैं मैदानी इलाका। कुछ फैक्ट्स मैंने ये आपके सामने रखे कि किस तरीके से भूकंप के झटके आज सुबह 5:30 से 8:30 बजे तक महसूस किए गए और साथ ही उत्तरकाशी को लेकर भी, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से जनवरी तक ही भूकंप के 9 झटके महसूस किए गए हैं। देखिए, अभी जो हम बात करते हैं हिमालय में जो अर्थक्वेक आते हैं, यानी जो पहाड़ों में जो भूकंप आते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट कोलाइड कर रही हैं और वो यूरेशियन प्लेट स्टेबल है और जो हमारी इंडियन प्लेट है वो मूव कर रही है। ऐसा कुछ लगभग 40-50 मिलीमीटर पर ईयर की दर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। और उसमें पूरे हिमालयन बेल्ट इसीलिए सेस्मिकली एक्टिव है क्योंकि उसका मूवमेंट वो डायनामिक है प्लेट। और उस प्लेट में क्या हो रहा है कि उसकी वजह से वहाँ पर भूकंप आते हैं और वहाँ पर इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे की तरफ घुस गई और पूरे हिमालयन बेल्ट में इस तरह से अर्थक्वेक आते हैं। लेकिन यहाँ जो एनसीआर में जो अर्थक्वेक आ रहे हैं वो ये माने कि एक तो उसका स्ट्रेस का बैक थ्रो और यहाँ जो रीजनल फॉल्ट है, जैसे महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट है, दिल्ली हरिद्वार रिज है, उसके अलोंग भी जो स्ट्रेस है वो एक्यूमुलेटेड हो जाता है और इस तरह के 4 to 7 मैग्नीट्यूड 5 to 7 मैग्नीट्यूड तक के अर्थक्वेक, इसलिए दिल्ली सेस्मिक जोन 4 में आता है। और पहाड़ की यदि बात करते हैं तो वो उत्तरकाशी तक सेस्मिक जोन 4 में आता है और उसके ऊपर वो सेस्मिक जोन 5 में आता है जो हाईली सेस्मिक जोन है। इसे भी हाई सेस्मिक जोन कह सकते हैं ये जोन 4 को। तो हमें बेसिकली करना क्या होगा, इस तरह के जो भूकंप है वो पहले भी ऐसा नहीं कि दिल्ली में पहली बार अर्थक्वेक इस तरह के स्मॉल मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आए। 3.5 से 4.7 तक के अर्थक्वेक इसमें यहाँ पर 2021 में और 2023 में ऑब्जर्व किए थे। बहुत सारे शॉक्स महसूस किए थे और उस समय भी यही आइडिया था कि क्योंकि बड़ा स्ट्रेस एक्यूमुलेट करने के लिए बड़ी ब्रेकिंग होगी, यानी बड़ी रोक टूटेगी और उसके लिए वो एनवायरनमेंट यहाँ पर नहीं होगा। तो ये माने कि इस तरह के मैग्नीट्यूड यहाँ अपेक्षित है। जैसे ये 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया और इस तरह की शेकिंग, चूंकि ये सैलो था इसलिए जो आप कह रहे हैं कि सर, इस बात का जवाब आपने दे दिया क्योंकि लोगों के जहन में भी यही सवाल थे कि 4 की तीव्रता के छोटे भूकंप से इतनी तेज क्यों कांपी दिल्ली। और कुछ लोगों के साथ ही दिल्ली से मेरे सहयोगी इस वक्त पीयूष पांडे भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लोगों के मन में उस एक्सपीरियंस के आधार पर क्या सवाल आए, उनसे भी बात करें। उससे पहले भारत के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो भूकंप के डेंजर जोन में आते हैं, एक और ग्राफिकल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगी क्योंकि गुजरात के भूकंप का इतिहास तो हम सब जानते ही हैं और साथ ही गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं उस आधार पर भी लगातार हम चर्चा करते आए हैं। बिहार, असम, मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो ये इस बीच हम बता रहे हैं कि भारत में भूकंप के ये डेंजर जोन है। एनवायरमेंटलिस्ट भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं, दीवान सिंह, सबसे पहले सर अब आपसे सवाल इसी आधार पर कर रही हूँ। भारत में भूकंप के इन डेंजर जोन को दिखाते हुए ही दिल्ली के लोगों के मन में जो जहन में सवाल है उसका जवाब तो हम आपसे ले ही रहे हैं, लेकिन भारत में जिस तरीके से भूकंप के झटके इन इलाकों में महसूस किए जाते हैं, किस आधार पर इससे एनालाइज करके समझा जाए? जी सुरभि जी, देखिए भूकंप के बारे में जो सिस्मोलॉजी की स्टडी है वो काफ़ी एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं, साथ में भी खड़े हैं और पैनल पर ऑनलाइन भी है। पर एज एन एनवायरमेंटलिस्ट जो मैं समझ पा रहा हूँ और जो इसको लिंक कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे भी इस पर गहरी सोच रहती है कि क्लाइमेट चेंज जो दुनिया भर में हो रहा है और जो 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ चुका है क्लाइमेट चेंज पिछले 100 सालों में, जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड में धरती बहुत गर्म हुई है। राइट। तो एक प्रोसेस होता है थर्मोस्टेसिस, जो ह्यूमन बॉडी के लिए होता है, ये उदाहरण के रूप में है
तो बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है, उसका अपना मैकेनिज्म है। Right. तो इसी तरह धरती भी एक सिस्टम है, उसका अपना टेम्परेचर मेंटेन करने का एक सिस्टम है। अगर उस सिस्टम में ये सब प्रोसेस टूट जाता है कि उसका टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाए, तो हो सकता है कि ये भूकंप उसका एक नतीजा बनते हैं। और ये भूकंप काफ़ी शैलो था, सिर्फ 8 किलोमीटर की गहराई में शुरुआत हुई थी, तो इसका लिंक हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज से भी लिंक हो सकता है। क्या इसका क्लाइमेट चेंज से कोई लिंक है? एक और एनवायरमेंटलिस्ट डीएम मुखर्जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मुखर्जी साहब, कैसे एनालाइज किया गया इस सिचुएशन को अभी फिलहाल? पहली बात तो ये कि मैं मुखर्जी नहीं हूँ, मैं बनर्जी हूँ। सॉरी सर, विल रेक्टिफाई दैट। और हाँ, और ये जो एनवायरनमेंट के लिए बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से भूकंप आने की बात, ये बात अभी नई नई चली है, इसका कोई अभी तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अभी ये जो है इमेजिनेशन के उस पे है कि शायद भूकंप सब गर्म हो जाती है, इसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। पर अभी तक कोई सेस्मोलॉजिस्ट इसको कंफर्म नहीं किया है कि धरती की गर्मी गर्म होने की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्थक्वेक आ रहे हो। लेकिन सर, आपको लगता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के चेंज होने की वजह से इस आधार पर भी इसे एनालाइज किया जा रहा है कि इसका कुछ असर हो सकता है? हाँ, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से करना चाह रहे हैं, पर क्लाइमेट चेंज की वजह से अब धरती के गर्म होने और ठंडे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे अर्थक्वेक का कोई लिंक नहीं हमें समझ में आता है। कम से कम मुझे तो नहीं समझ में आता है, कोई और सेस्मोलॉजिस्ट इसको देखे तो बताए। पर हाँ, इसकी वजह से और बाकी चीजें होती हैं, बाकी प्रॉब्लम डेवलप होती हैं, विनाशकारी चीजें होती हैं, पर अर्थक्वेक नहीं होता है उसकी वजह से। अंडरस्टूड सर। बैनर्जी सर, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जिस तरीके से झटके आज महसूस किए गए, ये पहले से अलग कैसे है और क्या इसका भी कोई संकेत है? उस आधार पर सवाल करने से पहले 2023-2024 में कब और कहां विनाशक भूकंप आए हैं, एक और इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रख रहे हैं। हालांकि आपको बता दें 2023 से 2024 के सबसे भीषण भूकंप में से आपको बता दें तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 की वो तारीख जब 50,000 लोगों की मौत को लेकर भी खबर सामने आई थी। वहीं 7 अक्टूबर 2023 जब अफगानिस्तान के हेरात में जोरदार भूकंप का झटका महसूस हुआ था और 1482 लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। हालांकि एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि नेपाल में 3 नवंबर 2023 को आए भूकंप के जोरदार झटकों में 153 लोगों की मौत की भी खबर आई थी। इसके अलावा 3 अप्रैल 2024 जब ताइवान में जोरदार भूकंप के झटके महसूस हुए और 10 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तो 2023 और 24 के ये सबसे भीषण भूकंप की एक इंफॉर्मेशन तो आपके सामने रखी, लेकिन आज जिस तरीके से दिल्ली में धरती कांपी है, लोगों ने किस तरीके से इसे महसूस किया और डर और खौफ लोगों के मन में जिस तरीके से है, इसीलिए आज लोगों के साथ तमाम जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। पीयूष, आपके पास आ रही हूं, लोग आपके पीछे नजर आ रहे हैं, संभव हो तो सीधे बात करें। बिल्कुल सुरभि, देखिए भूकंप का झटका मैंने खुद भी अनुभव किया और मेरे साथ यहाँ पर दिल्ली निवासी हैं। आपको जब भूकंप आया तब आपने क्या उस समय जाग रहे थे या किस तरह से आपको महसूस हुआ? मैं तो सो रहा था सर, लेकिन भूकंप का झटका जैसे ही लगा वैसे ही हमारी नींद टूट गई। फिर इसके बाद से मैं सो भी नहीं पाया डर के मारे। अच्छा। क्योंकि झटका जो था काफ़ी तेज़ था। अच्छा। अब तो पैमाने पर जो भी उसका मापा गया हो, लेकिन मैंने जो महसूस किया वो काफ़ी जोर का झटका था। सुरभि, मेरे साथ यहाँ पर सुरक्षा अधिकारी भी हैं और वो भी बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने भूकंप का झटका महसूस किया। आज सुबह जो भूकंप आया था वो आपने महसूस किया झटका? हाँ, काफ़ी तेज़ था, 5:30 बजे के करीब आया था। क्या सो रहे थे आप? हाँ, सो रहे थे, जब ही उठ गया था फिर। अच्छा, उसके बाद क्या आप घर से बाहर भी निकले? ना, घर से बाहर नहीं आए, जब उठते ही बंद हो गया था फिर। अच्छा, मेरे साथ यहाँ सुरभि और भी लोग हैं और मैं आपकी बात कराता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि किस तरह से उन्होंने भूकंप का झटका महसूस किया। आपने भूकंप का झटका महसूस किया था? 5:28 पे आया था। जब मैं बिस्तर में लेटा हुआ था तो एकदम से धक जैसी आवाज़ आई। काफ़ी तेज़ आवाज़ सुनाई दिया? तो काफ़ी तेज़ आवाज़ सुनाई दिया और भूकंप जैसे आया और फिर जैसे मैं उठा देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अच्छा। वहाँ मैं क्या घर से बाहर निकले आप? हाँ, मैं घर से बाहर निकला, मैंने बाहर देखा तो सब लोग बेसुध सोए हुए थे, उनको कुछ नहीं मालूम।
अच्छा, लोग सो रहे थे। तो सुरभि, बड़े पैमाने पर लोग सो रहे थे और मेरी जो जानकारी तो सवाल भी है कि लोगों की गहरी नींद तक अचानक बाहर भी आ गए, सभी लोग सो रहे थे। आमतौर पर भूकंप के झटके आते हैं, लोग सो रहे होते हैं, ज्यादातर लोगों को महसूस तक नहीं होता। इस बार ये अलग ऐसे कैसे और कैसे आता है भूकंप? एक और इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रख रही हूं, उसके बाद सीधे साइंटिस्ट से इसी को लेकर सवाल भी करूंगी, क्योंकि 3 परत से बनी है जिस तरीके से धरती, उसमें क्रस्ट, मेटल और कोर है। और आनंद साहब, मैं जानती हूं आप इसे और ज्यादा बेहतर तरीके से समझा भी पाएंगे। ऊपरी सतह पर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और प्लेट्स अपनी जगह से हिलती रहती हैं। प्लेटों के एक दूसरे से टकराने पर झटके भी महसूस होते हैं। लेकिन इस बार जो दिल्ली में झटके महसूस किए गए हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग आनंद साहब, कि क्या ये भूकंप प्लेटों के टकरानों से नहीं आया, बल्कि यहां पर आपने बताया कि ये बहुत शैलो था। स्थानीय आंतरिक हलचल को किस तरीके से मॉनिटर किया गया, उस वजह से ये जोरदार झटके महसूस हुए कम तीव्रता के बावजूद? जी देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि शैलो अर्थक्वेक था, और जैसे अर्थक्वेक जहाँ जनरेट होता है एपिसेंटर में, वहाँ से बहुत सारी एनर्जी सडनली निकलती है और ऊपर की ओर आती है, और उससे ही आपको जो है साइस्मिक वेव जनरेट होती हैं, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव होती हैं। जो प्राइमरी वेव होती हैं वो जैसे सरफेस पे आती हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं साउंड वेव में, और चूंकि बहुत सारी एनर्जी एकदम सडनली ऊपर फटाफट आ गई तो उसकी इतनी स्ट्रांग साउंड वेव निकलती है, उसके चलते ये आपको बूम या ये जो गड़गड़ाहट का साउंड सुनाई देता है। अक्सर ये होता है यदि हिमालय में कहीं अर्थक्वेक है, एक तो पहली बात है कि वो हमसे काफ़ी हज़ारों किलोमीटर दूर है, या 500 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है। दूसरा, वो शैलो हुआ करते थे 25 या 50 किलोमीटर, तो जो एनर्जी उनकी हम तक पहुंचती थी, जब तक काफ़ी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, लॉस हो जाती है, तो इसलिए उसके कारण साउंड नहीं सुनाई देता। यहाँ मुख्य कारण इसलिए साउंड जो गड़गड़ाहट सुनाई दी वो इसलिए सुनाई देगी कि एपिसेंटर भी यहीं था दिल्ली के अंदर, और ये बहुत शैलो अर्थक्वेक था। नॉर्मली इतना शैलो अर्थक्वेक दिल्ली में मैंने तो अपने कार्यकाल में देखा नहीं। जितने हम मॉनिटरिंग करते थे अर्थक्वेक वगैरह की, तो ज़्यादातर 20-25 किलोमीटर होता था, और दिल्ली के आसपास भी होते थे, तो इतने शैलो नहीं होते थे। तो शैलो था ये, और एक फटाफट सारी एनर्जी एकदम निकल के ऊपर आ गई और ट्रांसफॉर्म हो गई, और उसको लॉस होने का समय नहीं मिला। तो उसके चलते जो है ये हाई वाइब्रेशन जो वेव्स थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई साउंड वेव्स में, और ये बूम या गड़गड़ाहट जो गाड़ी की चलने की जो आवाज़ थी उस तरह की आवाज़ सुनाई। लेकिन अब इसे आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? सुशील कुमार सर, आपके पास आऊंगी इस सवाल के साथ। उससे पहले, भारत में भूकंप के जो 5 जोन हैं वो कौन कौन से हैं, और आपका शहर किस जोन में पड़ता है? क्योंकि भारत में भूकंप के जिस तरीके से अलग अलग जोन के बारे में हम आम तौर पर ये बातें समझ पाते हैं, उसमें सबसे पहले जानिए कि जोन 1, जिसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ पूर्वी महाराष्ट्र पड़ता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा का कुछ हिस्सा आता है। अब जोन 2 के लिहाज से भी एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि 5 अलग अलग जोन्स के लिहाज से ये इंफॉर्मेशन, जहां तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा जोन 2 में आता है। जोन 3 में आते हैं केरल, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम राजस्थान, पूर्वी गुजरात, उसके साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा। लेकिन जोन 4, जिसमें दिल्ली आती है, और दिल्ली से ही आज की बड़ी खबर है, मुंबई, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पश्चिमी गुजरात के साथ साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार नेपाल सीमा के कुछ इलाके जो जोन 4 में आते हैं। वहीं जोन 5, कश्मीर घाटी, पश्चिमी हिमाचल, पूर्वी उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ, उत्तरी बिहार, सभी पूर्वोत्तर राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप, ये जोन 5 में आते हैं। लेकिन अब बिहार की भी मैं रुक करूंगी, जहां सुबह 8:02 का वो वक्त था जब भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। और रुपेश, बिहार के लोग फिलहाल उनका अनुभव क्या रहा, कैसा उन्हें महसूस हुआ भूकंप के इन झटकों को लेकर, उनके जहन में क्या सवाल? देखिए, बिहार में सिर्फ सीवान में ये झटके महसूस किए गए हैं, और जो पर्यावरणविद हैं वो जो समझ पा रहे हैं, जो समझा पा रहे हैं कि सीवान ही क्यों, क्योंकि ये जो इलाका है ये सिस्मिक जोन 4 में आता है। और जब 2023 में या फिर 2015 में जब नेपाल में एपिसेंटर था, जब भयंकर भूकंप आया था, उस वक्त भी सीवान में बहुत ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस नहीं किए गए थे। जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है, गोपालगंज तक या फिर मोतिहारी से लेकर सीतामढ़ी, रक्सौल तक जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है, पटना तक में भूकंप के झटके 2015 में यहाँ पर कुछ बिल्डिंगों में दरार आई थी, लेकिन सीवान उस वक्त भी अछूता था। इसलिए मेरा सवाल ये था पर्यावरणविदों से कि आखिर सीवान क्यों, एपिसेंटर सीवान ही क्यों रहा? जो समझ में आ रहा है कि सीवान एक ऐसा ज़िला है जो सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा ठंड, यानी कि
जब आंकड़े आते हैं कि सबसे ज़्यादा बिहार प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्म जिला कौन सा है आज सबसे ज़्यादा गर्मी में, तो वो सिवान आता है और सबसे ज़्यादा ठंडी भी सिवान में ही पड़ती है। गया उसके बाद आता है, लेकिन गया की बात समझ में आती है क्योंकि गया में पठार है, मृत पहाड़ है वहाँ, लिहाजा ये कहा जाता है कि जब गर्मी के दिनों में वो गर्म हो जाते हैं तो रात में गर्मी रिलीज़ करते हैं। ठंड के मौसम में भी यही होता है, तो गया सबसे ठंड और सबसे गर्मी वहाँ भी पड़ती है। लेकिन सिवान में ना तो पहाड़ है, ना पठार है, ना कोई बहुत बड़ी नदी है, बावजूद इसके वहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडी भी पड़ती है, सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। और आज जो भूकंप आया तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के बाद से भी लोग उसकी चर्चा कर ही रहे थे कि 8:02 पर सिवान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि वो तीव्रता 4 थी। सिस्मिक जोन 4 में ये माना जाता है कि 5 या उससे ज़्यादा अगर रिक्टर स्केल पे वो पैमाना हो वो झटके तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बिहार में जब 2015 में भूकंप आया और बिहार के कई इलाकों में बिल्डिंगों में दरारें आई थी, लोग गांधी मैदान में कई दिनों तक डर के मारे आफ्टर शॉक्स की वजह से सोते रहे थे, तो सरकार ने यहाँ पर एक भूकंप क्लिनिक बनाया था। भूकंप क्लिनिक का कॉन्सेप्ट ये था कि वो उसमें 3 जिलों में फिलहाल खास करके भागलपुर, मुजफ्फरपुर और एक हाजीपुर, 3 जगह पर ये भूकंप क्लिनिक बनाए गए। बिल्कुल रुपेश, और आप पहले की बात भी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब बिहार में भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो लोगों के जहन में डर जरूर आ जाता है। और सुशील सर इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि आपको बता दें फॉर्मर साइंटिस्ट है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी से। सुशील कुमार सर, बिहार में भी जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए उसका एपिसेंटर सिवान था, और ये बात बहुत सरल शब्दों में हमारे सहयोगी रुपेश ने भी समझा दी कि सिवान इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म भी ये रहता है और सबसे ज्यादा ठंडा भी ये रहता है। तो यहां पर भूकंप के झटके जिस तरीके से अब महसूस किए गए, ये क्या संकेत है? देखिए, ये बेसिकली पार्ट ऑफ द हिमालयन बेल्ट ही आता है और हमें ध्यान रखना चाहिए कि 1897 में 8.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक ट्रिगर किया था बिहार नेपाल में, और बिहार में 1934 में बिहार में एक बड़ा ग्रेट अर्थक्वेक आया था। तो ये जोन जो है पहले से ही साइस्मिकली एक्टिव है और इसमें जो स्ट्रेस एकोमुलेशन है वो इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से स्ट्रेस जो एकोमुलेट हो रहा है उसके रिलीज होने से हो रहा है, और प्लेट के गर्म और ठंडा होने से स्मॉल मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ट्रिगर कर सकते हैं, पर उसका कॉज कोई बड़ा अर्थक्वेक मेजर और ग्रेट अर्थक्वेक तभी आता है जब वहाँ पर उस तरह की एनर्जी रेडिएट होती है, जब कोई बड़ा पार्ट ऑफ रॉक का जो ब्रेक होता है और उससे जो एनर्जी रेडिएट होती है और उससे हम लोग मेजर ग्रेट अर्थक्वेक ट्रिगर करते हैं। मतलब स्ट्रेस इतना हो जाता है कि उससे रॉक की स्ट्रेंथ से एक्सीड कर जाता है, और अमूमन उनकी डेप्थ भी 10 से 20 किलोमीटर ही रहती है। और ये पर्टिकुलर अर्थक्वेक जो बता रहे हैं सिवान में जो आया, ये सर्टेनली पार्ट ऑफ द हिमालयन बेल्ट के जो स्ट्रेस एकोमुलेशन है उसी का पार्ट है और उसी से रिलीज हुआ है। तो इस तरह के अर्थक्वेक जो कि प्लेट डायनामिक है और 40 से 50 मिलीमीटर पर ईयर की दर से गति कर रही है, बिल्कुल, तो उसमें स्ट्रेस जो है जहां एक्सीड करेगा वहां इस तरह के भूकंप अपेक्षित आते रहते हैं। लेकिन दिल्ली क्योंकि जोन 4 में आता है, ये हर कोई बात जानता है, समझता है, लेकिन आज जिस तरीके से भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं, रजनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद से, जिनके साथ कुछ महिलाएं हैं। लोगों ने किस तरीके से ये झटके आज महसूस किए, उस वक्त क्या मंजर था, क्या स्थिति थी? सीधे लोगों से बात करें रजनीश। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर मैं यहाँ की महिलाओं से बात करूँगा, उनसे जानने की कोशिश करूँगा। बहुत तेज भूकंप के झटके महसूस हुए, आप लोग उसमें उस समय या तो जग चुकी होंगी या फिर भूकंप के झटकों ने आपको जगाया होगा। क्या पहले इस तरह के डरावने और इस तरह की वाइब्रेशन आप लोगों ने महसूस किए थे? हाँ, पहले भी आया था 17 की 18 में एक बार और भूकंप आया था, वो भी इसी तरह बहुत भयानक था, बट इस बार उसमें काफ़ी टाइम पीरियड के लिए था, पर इसमें था थोड़ा सा समय लेकिन बहुत तेज़ था। तो पंखे हिलना, दरवाजों से नींद, जनरली हम लोगों की नींद भी उसी से खुली जब भूकंप इतनी तेज़ आया था। इससे आमतौर पर भूकंप आता है, लोगों को पता नहीं चलता है, लोग सोए रहते हैं। इस बार अधिकतर लोग कह रहे हैं कि भूकंप के झटकों ने उन्हें जगा दिया। ये कितना बड़ा खतरा मान रही हैं आप? बहुत बड़ा खतरा है। हम तो इतने पैनिक हो गए थे, नींद ही खुली झटकों से, और फिर समझ में ही नहीं आया कहाँ जाए, क्योंकि 19th फ्लोर से नीचे आने में भी बहुत समय लग जाता है। हाई राइज में रहने से यही प्रॉब्लम होती है, सीढ़ियों से नीचे आते आते फिर डर लगता है कहीं कुछ ऊपर से गिर ना जाए। तो ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए, बार बार अर्थक्वेक आना। आप बताइए क्या महसूस कर रही थी उस वक्त? क्या लग रहा था कि इतनी ऊंची बिल्डिंग पे आप रहती हैं, नीचे जाएं, क्या करें? बच्चे भी होंगे आपके। नीचे जाने से तो देखिए फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम जिस जगह रह रहे हैं आप देखिए चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं, तो हमें नीचे आकर भी कुछ सेफ फील नहीं होता है। ऐसा लगता है सारी बिल्डिंग्स एक दूसरे के ऊपर गिरेंगी,
तो नीचे आने का तो सेंस नहीं है, लेकिन हाँ झटके इस बार जो थे वो बहुत ही अलग तरह से थे। ऐसा लग रहा था किसी ने झकझोर दिया है, जैसे हमेशा ऐसा वाइब्रेशन फील होता था, इस बार ऐसे लगा जैसे पकड़ के लिटरली किसी ने हिलाया हो। आवाज़ भी आ रही थी काफ़ी तेज। आवाज़ तो शायद चीज़ों की आ रही होगी, दरवाज़ों की आ रही होगी, वैसी आवाज़ तो नहीं, लेकिन ये पक्का था जैसे आपको पकड़ के कोई हिला देता है, उस तरह से फील हुआ। मैंने बहुत डरावना एक्सपीरियंस था आपको। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जैसा कि इन्होंने बोला कि आसपास पूरी बिल्डिंग्स हैं, तो मुझे ये लगता है कि मतलब उस तरीके से कुछ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक चीज़ें आगे आनी चाहिए, बिकॉज जो लोग ऊपर रहते हैं, मतलब कि हाई बिल्डिंग्स हैं, हाई हाइट बिल्डिंग्स हैं, तो ऊपर जो लोग रहते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। पैनिक बटन होना चाहिए यहाँ पे, असेंबली पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, कुछ तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं आप, लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते, उस समय करना भी नहीं चाहिए। 20th फ्लोर 22 फ्लोर की बिल्डिंग है, बंदे कैसे उतरेंगे, वो पैनिक क्रिएट हो जाएगा, तो वो भूकंप से ज़्यादा तो वो हमारे लिए डिजास्टर रहेगा। उतरेंगे भी तो हम जाएंगे कहाँ पर, कहीं कोई जगह तो नहीं, हम जहाँ भी रुकेंगे बिल्डिंग तो ऊपर आफ्टर ऑल हमारे ऊपर ही गिरेगी, तो कोई ऐसा स्पेस तो हो एरिया जहाँ पे हम खुद को सेफ फील कर सके, या बिल्डिंग गिरने से खुद को। बहुत जेन्युइन बातें बच्चे भी है यहाँ पे, ये आप लोग और यहाँ जो लोगों का आज का अनुभव रहा, उनके जहन में किस तरीके से डर या उस वक्त कैसा पैनिक था, उसी के बारे में हमारे सहयोगी उनसे बात भी कर रहे हैं, क्योंकि भारत में भी भूकंप की कई बड़ी घटनाएं लोग देख चुके हैं। एक और ग्राफिकली इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रही हूं कि कब कब भारत में भूकंप की बड़ी घटनाएं हुई हैं। साल 1905, हालांकि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 8 की तीव्रता का जब ये भूकंप आया था तो 20,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसके बाद 2001 जनवरी 26 जनवरी का वो भूकंप, जहां भुज गुजरात में 7.7 तीव्रता के इस भूकंप की वजह से 25,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। साथ ही 1993 में 30 सितंबर की वो तारीख जब महाराष्ट्र के लातूर में 6.3 तीव्रता के भूकंप में 7,600 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। और साथ ही 1991 में 20 अक्टूबर की वो दिन जब उत्तर प्रदेश में भी 6.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 768 लोगों की जान गई थी। और साथ ही 1000 लोगों की मौत की खबर बिहार नेपाल में आए 1988 को 20 अगस्त की तारीख को 6.8 की तीव्रता के भूकंप को लेकर भी बड़ी खबर थी। वहीं 1934 में 15 जनवरी को नेपाल बिहार में ही 8.1 तीव्रता का जो भूकंप आया, जिसमें 10,700 लोगों की जान गई थी। लेकिन आज दिल्ली में जिस तरीके से भूकंप आया, उसको देखते हुए कई बड़े सवाल हमने आपके सामने रखे। वही सवाल एक बार फिर से लाइए, क्योंकि भूकंप की तीव्रता कम लेकिन झटके इतने तेज महसूस क्यों हुए, इस बारे में हमने साइंटिस्ट से सवाल किया। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आमतौर पर जो इससे पहले भूकंप के झटके आए हैं, उससे ये भूकंप अलग क्यों है। जवाब मिला कि ये शैलो था। लेकिन आनंद सर, अब एक और सवाल मैं आपसे करूंगी, जिसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये भूकंप भविष्य के लिए क्या कोई बड़ा संकेत देता है। आनंद साहब। जी बिल्कुल, जैसा कि अब ये 4 तीव्रता थी इसकी रिक्टर पैमाने पे, मान लीजिए 5 हो और 6 हो, और ये क्योंकि जोन 4 में आता है दिल्ली, तो वहाँ 6 तक आ सकते हैं। तो ये सोच लीजिए कि 5 का आता है तो वो 4 से 10 गुना उसकी ज़्यादा एनर्जी होगी उसके अंदर, और यदि 6 का रिक्टर पैमाने में होता है तो 100 टाइम्स उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। और मान लीजिए एपिसेंटर यहीं होगा तो डेफिनेटली काफ़ी डैमेजेस होंगी। 4 में डैमेज नहीं होती, मगर 5 होता है तो बिल्डिंग्स पे क्रैक आ जाते हैं। और यदि 6 होगा तो सोचिए कि आप काफ़ी सारी बिल्डिंग, और खासकर अनऑथोराइज कॉलोनीज़ में जहाँ 4-5 मंजिल के मकान बन चुके हैं, वहाँ तो डेफिनेटली नुकसान पहुँचेगा। और ख़ासकर जो यमुना के आसपास जो जिस तरह के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गए, वहाँ लिक्विफेक्शन का खतरा बना रहता है, क्योंकि रेतीली ज़मीन है। तो ऐसे में यदि 6 रिक्टर पैमाने का कोई अर्थक्वेक आता है विद एपिसेंटर दिल्ली में, तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और ये देखना होगा कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई हैं, क्या उन बिल्डर्स ने जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग के बाई लॉज होते हैं उनको फॉलो किया है या नहीं किया है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आपको मालूम होगा अभी कुछ ही साल पहले गुड़गांव में एक बड़ा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से मेरा ख्याल काफ़ी सारी 6ठी या 7वीं मंजिल से एकदम फ्लोर जो गिर के पूरा नीचे तक सारा बिल्डिंग क्रैक हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गया था। हाँ। तो इस तरह के खतरे बिल्कुल बने हुए हैं। तो इस समय मुझे लगता है सरकारों को क्या करना चाहिए, इन बिल्डिंगों का इवैल्यूएशन होना चाहिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियर जाएं और वो देखें क्या वाकई में स्ट्रक्चर्स बिल्कुल ठीक बने हैं या नहीं बने, बिल्डिंग लॉज को फॉलो किया गया है नहीं किया गया है। और मुझे तो जहाँ तक याद आता है कि एक बाई लॉ ऐसा भी बना हुआ है कि यदि कोई मेरे का 100 लोगों से ज़्यादा लोग रहते हैं और ये 6 या 7 मंजिल से ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग है, तो आपको एक मेटालिक प्लेट में आपको डिस्प्ले करना है कि ये बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। दीवान साहब, लेकिन आप जिस लिहाज से इन सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं, दिल्ली में भी ऐसे कोई बहुत सेंसिटिव जोन है? ये बात इसलिए कह रही हूँ, जोखिम वाले क्षेत्र इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं पूर्वी दिल्ली या यमुना के आसपास के इलाके ये ज्यादा सेंसिटिव कंसिडर किए जाते हैं। जी सुरभि जी, मेरे से ये सवाल जी।
देखिए, यमुना पर रेतीली सॉइल कंपोजिशन जो है वो कोर्स सैंड है, बहुत लूज सैंड है वो। तो इसके आसपास यमुना के 3-4 किलोमीटर आगे और पीछे दोनों तरफ ऐसा कंपोजिशन है। तो इसमें अगर भूकंप आता है तो बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि बिल्डिंग की स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रह पाती है। और दूसरी बात, आपने शुरू में कुछ इसका कॉज एंड इफेक्ट का हमारा बातचीत चल रही थी कि क्या और कारण हो सकते हैं इसके। तो ये पूरा एरिया जो दिल्ली, हरियाणा, वेस्ट यूपी, पंजाब, राजस्थान, ये पूरा एरिया डी वाटर्ड हो चुका बहुत हद तक। तो यहाँ पानी की 200, 300 फुट तक का पानी ख़त्म कर चुके हैं। तो वो जो प्रेशर है, पानी का जो प्रेशर होता था, वो ख़त्म होने से एरिया की स्टेबिलिटी, नीचे की ज़मीन की स्टेबिलिटी में कुछ कमी आने से ये एक लिंक है जो मुझे लगता है पॉसिबल है, जिसके कारण अर्थक्वेक आ सकते हैं। और ख़ासकर मुझे शक इसलिए हो रहा है इसमें, क्योंकि ये अर्थक्वेक, इसका जो सेंटर बहुत शैलो था, सिर्फ 5 किलोमीटर नीचे, जबकि आमतौर पर जैसे आनंद साहब बता रहे हैं 25 किलोमीटर या 800 किलोमीटर तक होते हैं, लेकिन यहाँ तो 5 किलोमीटर नीचे था। तो ये बड़ा रेयर अकरेंस है, और रेयर अकरेंस है तो क्योंकि ये चीज़ भी पहली बार हो रही है कि धरती पर डी वाटरिंग बहुत स्पीड से हो रही है, खासकर हमारे उत्तर भारत में। तो इस कारण से मुझे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आप बता रहे हैं, डी वाटरिंग जिस तरीके से ज्यादा हो रही है और आसपास के इलाकों का भी इन्होंने जिक्र किया। फिलहाल अब मैं इन्फॉर्मेशन वॉल पर कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, और क्योंकि इस वक्त वैज्ञानिक भी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। आनंद सर, आइए जरा मुझे इन्फॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन करिए। जो बात आपने जिक्र करी कि अभी तो 4 का था, इसलिए किसी तरीके से जान माल के नुकसान को लेकर कोई खबरें नहीं है, लेकिन धरती तो यहाँ पर तेज झटकों के साथ कांपती हुई, उसी कम इंटेंसिटी में भी 4 की तीव्रता के बावजूद इतनी तेज कांपी है, तो लोगों के मन में इस बात का डर है। ये सुबह 5:30 बजे की 5:36 की वही दिल्ली एनसीआर की भूकंप की वो तस्वीरें दिखा रही हूं, जहां देखिए किस तरीके से लोग घरों के बाहर आ गए और लोग हैरान रह गए कि कितनी कम तीव्रता के बावजूद जोरदार झटके महसूस होते रहे। जी जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि इतने जोर के झटके और इतनी जोर से आवाज़ नहीं आती है अक्सर, क्योंकि उसकी एक तो या तो मतलब कि रिक्टर पैमाने में कम होता है या दूर होता है, और शैलो नहीं होता, डीप सीटेड होता है। तो इस केस में क्योंकि ये शैलो था और एपी सेंटर बिल्कुल दिल्ली में धौला कुआं के पास था, तो नेचुरली जितनी एनर्जी उसकी थी उसमें, वो एक फटाफट सरफेस पे आ गई। वरना मान लीजिए आप 40 किलोमीटर पे है या 50 किलोमीटर पे, तो वहां से जो एनर्जी यही देखा जाता है, 25 किलोमीटर से ज्यादा डीप, तो वहां से जो एनर्जी आएगी तो वो लॉस होती जाएगी, डिसिपेट होती जाएगी, जब तक पहुंचेगी आप तक कम पहुंचेगी। तो नेचुरली वो ट्रांसफॉर्म भी साउंड वेव में कम होगी, तो आवाज़ भी, गड़गड़ाहट भी कम होगी। चूंकि ये बिल्कुल पास था, तो फटाफट एकदम एनर्जी ऊपर आ गई, एपिसेंटर वहीं पे था, और एकदम वो ट्रांसफॉर्म हो गई साउंड एनर्जी के अंदर, और जो गड़गड़ाहट महसूस हुई लोगों को। और यही एक कारण है कि जो नॉर्मली क्या होता है, 5 में ऐसा होता है कि आपको ट्रेन की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है या लोगों की नींद खुल जाती है। चूंकि एपिसेंटर दिल्ली में था और शैलो था, इसीलिए लोगों को वो गड़गड़ाहट भी सुनाई दी और लोगों की नींद भी खुल गई। इवन मेरी नींद खुल गई थी, और जब तक मैं उसको, मेरा एकदम दिमाग गया मोबाइल उठाऊं और टाइम देखूं, तो मैंने देखा 5:37 था। फिर बाद में नोट किया मैंने, तो मुझे पता चला 5:36:55 पे आया था। तो मुझे भी रिएक्ट करने में टाइम लगा और मेरी भी नींद खुल गई। एग्जैक्टली, और यही बात लोग भी कह रहे हैं कि वो जब तक कुछ समझ पाते हैं मुश्किल हो जाती है, लोगों के बीच में डर होता है। हाई राइज बिल्डिंग में लोग रहते हैं, तो उनको भी ये लगता है कि बाहर जब तक नीचे जाएंगे खतरे से बचने के लिए वो ज्यादा देर तक आफ्टर शॉक्स की वजह से भी बाहर रहना महसूस करते हैं। लेकिन नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के जो डॉक्टर ओपी मिश्रा हैं, उनकी तरफ से फिलहाल अभी तक क्या कहा गया, सुनिए। साथ यहाँ पर छोटा छोटा अर्थक्वेक होता रहता है, तो आप लोग इसको नोटिस नहीं किए हैं। इसमें कोई घबराने का नहीं है, ये सेस्मोजेनिक जोन है। वहाँ प्लेट कोलिजन जो है वो हिमालयन के बेल्ट में यहाँ से 300 से 400 किलोमीटर दूर है। कोई जो वोल्केनिज्म नहीं है, कोई प्लेट सबडक्शन नहीं है, प्लेट कोलिजन नहीं है। इन सिटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी से हुआ, जैसे कि सब सरफेस जहाँ पर रॉक मटेरियल है उसमें कोई वीक हेट्रोजेनिटी, जैसे कि पानी हुआ या फ्लूइड हुआ, उसे यदि करके कोरोड करता है तो रॉक वीक होकर टूट जाता है। तो ये टूटना लाजमी था। 4 पर टूट गया तो अच्छा है, क्योंकि 4.6 तक टूटा है वो रीजन, तो आज 4 पर टूटा है। थोड़ा सैलो था 5 किलोमीटर, इसलिए परसेप्टेबल शेकिंग था। सुशील कुमार जी, अब ये बात इस लिहाज से भी समझाइए, जहां इन्होंने कहा कि यहां पर पहले भी भूकंप आते आए हैं, यहां तक कि 2007 में 4.6 तीव्रता का आया था, तब भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। इस क्षेत्र में 1990 से भूकंप आ रहे हैं सर, आज कैसे अलग है, यही सवाल। और दूसरा, आज जो भूकंप आए हैं, क्या ये भविष्य के लिए भी बहुत बड़ा संकेत है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी ओपी मिश्रा जी ने बोली कि ये इस तरह के जो भूकंप हैं वो यहाँ पर इस तरह के भूकंप जो हैं दिल्ली में अपेक्षित हैं, और छोटे अर्थक्वेक और
2021 और 23 में भी बहुत सारे ऐसे छोटे भूकंप आए थे, क्योंकि ये इसका सेंटर बिल्कुल सिटी में था, इसलिए ये ज़्यादा डैमेजिंग लगा लोगों को और ज़्यादा शेकिंग फील हुई उन्हें। तो इससे बहुत पैनिक होने की, मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक बोला है कि इससे बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। और बड़ा जो स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है और रॉक ब्रेक करती है वो थोड़ा डीपर होता है सर्टेनली, इस तरह से वो शैलो नहीं होता है, इतना शैलो नहीं होता है। और यहाँ पर बहुत सारे रीजनल फॉल्ट है, हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से दिल्ली हरिद्वार रिज पास होती है, वो भी शैलो लेवल पर है और उसमें उसके उस रिज में भी स्ट्रेस एक्यूमुलेशन की कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि इंडियन प्लेट मूवमेंट में है 40 to 50 मिलीमीटर। तो अभी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरे फॉल्ट्स भी हैं, रीजनल फॉल्ट्स जो नॉर्थ साउथ ट्रेंडिंग भी है, महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट है, तो उनके अलोंग भी इस तरह के शैलो अर्थक्वेक्स आने की संभावना हो सकती है। तो बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स के साथ आज के इस हालात को कैसे मॉनिटर किया जा रहा है, आज आए भूकंप के बाद क्या संकेत मिल रहे हैं, उसी आधार पर हम सवाल कर रहे थे। आप सभी ने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।